Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 10th हिंदी का जो चैप्टर है कृतिका हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और इस बुक का आखिरी चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैं क्यों लिखता हूं। बताओ भाई मैं क्यों लिखता हूं और मैं क्यों पढ़ाता हूं? हित के लिए, मानव हित के लिए। तो ये तो मेरा प्रश्न था भाई, मैं पढ़ाता क्यों? मजा आता है पढ़ाने में, बहुत सारी चीजें हैं। और वहीं अगर यदि हम यही प्रश्न एक लेखक से पूछे कि सर आप लिखते क्यों हैं, तो शायद लोगों का जवाब यानी लेखकों का जवाब जो होगा वो अलग अलग होगा। कोई तो मानव हित के लिए लिखता होगा, कोई संसार में ज्ञान प्रकाश के लिए लिखता होगा, कोई स्वयं के हित के लिए लिखता होगा और कोई जो आजादी के माहौल में लोगों को मोटिवेट करने के लिए लिखता होगा, है ना। सबका जो उद्देश्य है लिखने का वो अलग अलग है। और आज के सेशन में जो हमारे अज्ञे जी हैं, अज्ञे इनका दूसरा नाम है, इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा है भाई मैं क्यों लिखता हूं और मेरे लिखने का रीजन क्या है, इसके पीछे का जो लक्ष्य है वो आखिर है क्या। तो इसी का जवाब जो है वो आज के पाठ में देंगे, आज के पाठ में देंगे। और इनकी जो कहानी है वो बड़ी रुचिपूर्वक है। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल का ये जो वीडियो है वो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको क्लास 6 to 12 कंप्लीट जो एनसीईआरटी कोर्स है वो आपको यहां मिलता है। साथ ही साथ उसके डाउट सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा क्लास, वन शॉट और रिवीजन भी अवेलेबल है। और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में भेजें, टीचर्स को सेंड करें और हाँ हमें सपोर्ट जरूर करें। तो देखो बात करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर पर चलते हैं। अपने अज्ञे जी महाराज जो हैं वो अब इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का जो है वो उत्तर देने वाले कि आखिर भैया मैं क्यों लिखता हूं। बता दूं ये कहानी जो है, इनका जो वर्णन है वो एक प्रकार का यात्रा वर्णन है। क्योंकि यात्रा वर्णन है कहाँ का, वो हमने एक सुनी है ना, जो इतिहास में एक परमाणु विद्रोह हुआ था या फिर परमाणु बमबारी हुई थी। आप सबको याद आ गया होगा, मैं बात कर रहा हूं हिरोशिमा और नागासाकी की, जिसमें परमाणु हमला हुआ था और जिसके जो नतीजे हैं वो आज तक भयावह रूप से दिखाई दे रहे हैं। उसी पर जो अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद सिन्हा वात्स्यायन जी है, वो कुछ लिखते हैं और साथ ही साथ अपना जवाब देते कि भाई मैं क्यों लिखता हूं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 1911 में कब हुआ था भैया? 1911 में हुआ था इनका जन्म। कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया यानी कुशीनगर जिसको कहते हैं के इलाके में हुआ। अब इस किताब की बात करूं तो कृतिका में आपके केवल 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं और वो तीनों अलग अलग लेखक के हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो लेखक है मधु कांकड़िया, दूसरी है सच्चिदानंद जी और तीसरे हैं भोलेनाथ। आपको इन तीनों लेखकों के बारे में छोटा सा जो डिस्क्रिप्शन है वो याद रखना है। आपकी ये बुक है तो उसमें से आपको ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से लेखक के बारे में क्या है जीवन परिचय हमें आपको लिखना है। तो भोलानाथ, सच्चिदानंद सिन्हा और मधु कांकड़िया, इन तीनों को आपको एक बार पढ़ लेना है। और कोशिश करूंगा कि मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊं जिसमें तीनों लेखकों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट बता दूं और कैसे याद रखना है वही बताऊं। समझे मेरी बात? इलाके में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा जो जी अज्ञे जी की वो जम्मू कश्मीर में हुई। अरे वाह, कहां हुई? जम्मू कश्मीर में। और बीएससी किया है इन्होंने, बैचलर ऑफ साइंस वो किया है लाहौर से। कहां? लाहौर से। और क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। कितनी बार ये तो नहीं कहा जा सकता। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित है और ने देश विदेश की यात्राएं की है। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आजादी के बाद हिंदी कविता पर लेखक का व्यापक प्रभाव रहा है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। और उनकी प्रमुख रचना है भग्नदूत, चिंता, अर्य करुण प्रभा में, इंद्रधनु रोंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये सब इनकी रचनाएं हैं।
तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इनके यात्रा वृतांत, हिरोशिमा जो नागासाकी की उनकी यात्रा है उनका वृतांत है, और उस अंश के रूप में ये इस बात का जवाब भी देते हैं कि आखिर ये क्यों लिखते हैं। और ये जो फोटो है ये जो हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु विस्फोट हुआ था उसका नतीजे की तस्वीर है। ये जो फोटो है किसी हॉरर मूवी के सीन की तरह लग रही है, और एक्चुअल में अगर आप इंटरनेट पर इस चीज को रिसर्च करेंगे, फोटोज देखेंगे, तो आपको इतनी दर्दनाक फोटो मिलेगी जिसे देखकर मन कांप जाता है। और क्योंकि न्यूज मीडिया उन्होंने शेयर की है वहां की फोटो, उनके रिजल्ट, और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये कई सालों से भूतों का किला या फिर भूतों का आवास रहा है, जबकि कुछ सेकंड में ये सब हुआ है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है, और लेखक उस पक्ष को अधिक स्पष्टता और ईमानदारी से लिख पाता है जिसे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। और लेखक विज्ञान के छात्र थे, तो लेखक ने जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में केवल सुने थे। पहले उन्होंने इसके बारे में केवल सुना था, और हमने भी सुना ही है। हमने कौन सा वहां जाकर देखा है, मैंने भी सुना है, आपने सुना है, या फिर कहीं पढ़ा होगा, या फिर आपके टीचर ने बताया होगा, परंतु इनके साथ भी वैसा ही था। बट जब उन्होंने वहां जाकर देखा, इनकी यात्रा का एक अंश वहां रहा, तो इनका जो सीना है वो मन जो है वो कांप सा गया, और फिर उनको उस यात्रा वृतांत लिखने के लिए मजबूर सा होना पड़ा। और जब ट्रेन से वापस आ रहे थे तब इन्होंने इसको यात्रा वृतांत को लिखा था। जब वह जापान गए, वहां पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया को देखे, तो उस रेडियोधर्मी के विस्फोट की भयावह रूप उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होने लगा। और उस याद को लेखक ने भारत आकर रेल में बैठे बैठे उसे कविता के रूप में उतारा था। अब देखो, पहली बात, ये जो चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर का सारांश है, ताकि आपको लंबा ना पढ़कर इन शॉर्ट आपको पूरा जो मैटर है वो समझ में आ जाए। और इसी तरह हिंदी के बाकी वीडियोस हैं जो बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपको जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, और आपका एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर है वो पूरी डिटेल में करवाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे, ताकि यदि आपको चैप्टर समझ में नहीं आया तो आपको बाद का वृतांत जो है वो समझ में आ जाए। और इसी तरह लेखक क्या बोल रहे हैं कि चलो मेरे साथ भी यही था, पर मैं जापान गया ना तो मैंने क्या देखा, एक पत्थर पर काली शेड थी। शेडो समझते हो, मतलब छाया सी समझते ही होंगे, मजाक कर रहा हूं मैं तो, है ना। तो शेडो जो बनी हुई थी, छाया सी बनी हुई थी, तो देखकर मन जो है वो विचलित सा हो गया। अब ये देखो कि अगर सोचना, मेरी बात को ध्यान से सोचना कि देखो, अगर यहाँ एक पत्थर पड़ा है, एक पत्थर पड़ा है ऐसा, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, अब उसकी जो शेडो है, शेडो या फिर जो इसका हिस्सा है वो यहां कब बनेगा, जब यहां पर यानी वो किसी धमाके का शिकार होगा। तो अगर इस पत्थर पर पूरे मनुष्य का शेड बना हुआ है वो भी काला, इट मीन्स कि धमाका जो था, हिरोशिमा जो विस्फोट था, वो कितना भयंकर रहा होगा कि पूरे के पूरे शरीर को पत्थर पर छाप दिया। आसान है क्या ऐसा? नहीं। तो ये दिखाता है कि कितना विध्वंस रूप था उस धमाके का, उस परमाणु बम का। लेखक मैं क्यों लिखता हूं का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, और बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर जो है वो नहीं जान सकता। लेखक का मानना है कि लिखकर ही लेखक जो है अपने अभ्यंतर विवशता को पहचान सकता है, उसके जो मन में विवशता चल रही है उसको पहचान सकता है। और लेखक का मन का किसी का भी मन जो है वो विचलित है, और मन की गति समय की गति से भी तेज है। एक पल में मन यहां और एक पल में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी वादियों में घूम रहा है, और लिखकर ही उससे मुक्त हो सकता है, इसलिए वह लिखता है। और लिखने के पीछे सभी लेखकों के लिए कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण कोई नहीं लिखता। और कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से लिखते हैं, जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, है ना।
ये कारण होते हैं लेखकों के लिखने के। और कुछ अभ्यंतर प्रेरणा से लिखते हैं। हर एक रचनाकार या लेखक यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी कृति बाहरी दबाव के। दो प्रकार के लेखन होते हैं। एक तो देखो, अब जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको, एक तो क्या हुआ, मुझे सर ने किया कोर्स किया कि नहीं सर आपको, दीपक सर आपको कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाना ही है और इसी टाइम में करवाना, तो मुझ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, तो उस प्रेशर के चलते मैं पढ़ाऊंगा। और दूसरा कि दीपक सर आपको क्या करना है, रेगुलरिटी रखने, कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको रेगुलर वीडियोस डालने या फिर रेगुलर आपको पढ़ाना है। तो क्या होगा भाई, मुझे पता है, हाँ आराम से पढ़ाना, मजे से पढ़ाना, सारा कंटेंट पढ़ाना, तो क्या होगा, दोनों में फर्क होता है। इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं सकते, और ये बात तो तय है। यह कुछ उसी प्रकार से है कि सुबह, जैसे सुबह नींद खुल जाने पर भी बिस्तर पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए कि अभी तो बस 7 ही बजे हैं, स्कूल का टाइम तो 8 बजे है, अलार्म बजेगा तब उठ के जाएंगे, सोते रहते हैं। और ऐसा सिर्फ ये लेखक नहीं है, लगभग सभी ऐसा करते हैं। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में वास्तव में उठ जाते हैं, बल्कि मेरे जैसे तो वेट करते हैं भाई साहब कि कब 8 बजेंगे, क्योंकि 8:30 का मेरा स्कूल था, 8 बजे उठूंगा, 15 मिनट में नहा धो के तैयार होकर वहां निकल जाऊंगा। इस प्रकार कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हुए बिना उससे सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ से संबंध जुड़ा रहे। लेखक कहता है कि उससे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप ही उठ जाता है, अलार्म बज जाए तो कोई हानि नहीं। कि भाई मैं उस प्रकार का लेखक हूं कि मुझे बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं है लिखने के लिए, मुझे मेरी प्रेरणा जो है वो लिखने के लिए काफी है और मैं अपनी प्रेरणा से लिख लेता हूं, मुझे किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं और ना मुझे कभी आवश्यकता पड़ी है। तो ये किस प्रकार के इंसान है, ये उस प्रकार के इंसान है, भाई अलार्म बज भी जाए तो कोई फर्क नहीं, मेरे को जब उठना है चाहे अलार्म से पहले हो, मैं तो उठ के ही रहूंगा, बात सीधी खत्म। अगर बाद में अलार्म बज भी जाए तो कोई हानि थोड़ी है, कौन सा अलार्म आपको पीटने आ रहा है, चल भाई उठ, ऐसा कुछ नहीं है ना। भीतरी व्यवस्था क्या होती है, मैंने कहा कि अभी बताया कि कुछ भीतरी व्यवस्था के तहत लिखते हैं, तो वही लेखक जी हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आखिर भीतरी व्यवस्था होती क्या है। तो इसका वर्णन करना थोड़ा कठिन है और इसे समझाने के लिए लेखक एक उदाहरण देते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और इसलिए रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का मुझे पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान है। जो रेडियो एक्टिव थिंग्स होती है या फिर रेडियो एक्टिव जो बॉम्ब हुआ रेडिएशंस वाला, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या क्या उसकी हानि होती है, वो सब पता है उनको। उन्होंने पुस्तकों से भी और सैद्धांतिक ज्ञान भी है उन्हें कि किस प्रकार एटम्स का बनना, टूटना या फिर उनका बिखरना जो भी है। जब हिरोशिमा पर अणुबम गिरा तो उन्होंने समाचार में पढ़ा के प्रभावों का प्रमाण भी सामने आ गया और विज्ञान के इस अनुचित प्रयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह हुआ और लेखक ने लिखा भी। पर लेख में अनुभूति के स्तर पर जो यथार्थता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है, इसलिए मैंने इस विषय पर कविता नहीं लिखी। अब देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैंने पढ़ा तो था, है ना, जब विस्फोट हुआ तब पढ़ा, पर मुझे वहां जो कंडीशन जो स्थितियां हुई थी उसका एक्चुअल में जो प्रभाव था वो महसूस नहीं हुआ। क्योंकि देखो हमने पढ़ा, हम क्या करते हैं, कोई न्यूज पढ़ ली, अरे अरे ये बहुत बुरा हुआ, ये कह दिया और फिर समाप्त हो गए। बट अगर वहीं उसके विपरीत हम क्या करें, जहां पर ये सब हुआ है, अगर वहां पर हम घूम के आए या फिर देख के आए कि कैसा हुआ है वो भयानक सीन, तो हमारा जो मन है वो अंदर तक क्या हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा, है ना, चौंक जाएगा कि अरे बाप रे इतना भयानक हुआ। तो हमारी एक तो पढ़ने के बाद की अनुभूति और एक वहां उस जगह के वास्तविकता ज्ञान की बात की अनुभूति क्या होगी, दोनों में फर्क होगा। और लेखक यही कहते हैं कि लिख तो मैं बाहर ले सकता था, बट मुझे वो बाहरी व्यवस्था नहीं चाहिए, मैं तो मन के भीतर का लिखूंगा। तब उन्होंने निर्णय क्या कर, उनको मौका मिला कहां जाने का, हिरोशिमा जाने का। और जब उन्होंने देखा कि वहां की स्थिति भयावह है और सालों पहले जिस बम का विस्फोट हुआ था उसके परिणाम उसके
हजारों सालों तक। इवन आज भी वहां के जो लोग हैं उन पर इस परमाणु विस्फोट का अभी तक प्रभाव है कि जो शरीर में शारीरिक चीजों पर पड़ता है, किसी अंगों का टूट फूट, अंग भंग हो जाना या फिर अलग तरह के विकार जो होते हैं शरीर में, वो उत्पन्न हो जाते हैं उस रेडियो एक्टिव की वजह से। लेखक बताते हैं कि युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर हजारों मछलियों को मार देते थे। जीव के इस उपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का कुछ कुछ अनुभव कर सका था। और लेखक कहते हैं कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है। जापान जाकर जब हिरोशिमा के अस्पतालों में रेडियो पदार्थ से आहत और कष्ट पा रहे लोगों को देखा और सब देखकर तत्काल कुछ नहीं लिख सका, क्योंकि उस वक्त तक वो उस चीज को एक एक्सेप्ट करने के पूर्णतः रूप में नहीं थे कि उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि अब क्या कर रहे हैं लेखक, एक पूरी भयानक स्थिति को देख रहे हैं, लोगों की जो जीवन है उनका किस तरह समाप्त हो और किस कठिनाई में वो जी रहे हैं, वो देखकर लेखक पूरे अंदर तक भीतर तक उनको ठेस पहुंची है। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां उसी वक्त वो लिखें। तो इन्होंने साथ साथ एग्जाम्पल क्या दिया है कि पुराने समय में जब भी युद्ध काल होते थे तो क्या करते थे, ब्रह्मपुत्र या फिर बड़ी नदी में बम गिराकर मछलियों को मार देते थे। और ये सीन बिल्कुल वैसा ही है कि जब हिरोशिमा या नागासाकी पर बम विस्फोट हुआ तो वहां के लोगों को उसी प्रकार से क्या किया गया, मारा गया। एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी उजली छाया देखी और उस छाया को देखकर थप्पड़ सा लगा। उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उग गया है और डूब गया है। लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे अणु विस्फोट मेरे अनुभूति पक्ष में आ गया और एक अर्थ में वह खुद हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। और इसी से यह सहज विवशता जागी कि उनको क्या करना चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए। और भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। कहां हो गई, अब वो बुद्धि का क्षेत्र से तो बढ़ गई है जो उन्होंने नॉलेज गेन किया है, अब वो कहां आ गई, अब संवेदना में आ गई कि वो उस चीज को एक्चुअल में अब एहसास कर पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं। और एक दिन अचानक उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिख डाली और इस कविता को उन्होंने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखा। और यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और यही बात सही अर्थों में एक सार्थक सिद्ध होती है कि कविता मेरी अच्छी है बुरी से फर्क नहीं पड़ता, पर जो संवेदना, जो दुख दर्द मैंने वहां महसूस किया है, मैंने उन्हीं दुख दर्द को एक कविता के माध्यम से उकेरा है। तो यही आज का जो चैप्टर था उसका सारांश इन शॉर्ट मैंने आपको समझाया है कि जो लेखक है वो कैसे उन्होंने लिखने का जो उत्तर है दिया कि मैं आखिर क्यों लिखता हूं और किसके प्रभाव में लिखता हूं। शायद हम सबके साथ भी बिल्कुल ऐसा है कि हम किसी के वशीभूत या फिर किसी के भयावह होकर कुछ कार्य करते हैं और कुछ कार्य अपने मन प्रसन्न या फिर अपनी संवेदना को शांत करने के लिए करते हैं। तो आज का चैप्टर हम करते हैं यही फिनिश। नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। तब तक क्या करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और हाँ अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कर। सो स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। जय हिंद।